फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिबर्टी का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने नेगेटिव लिबर्टी पढ़ा था। तो आज हम पॉजिटिव लिबर्टी को पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको पॉलिटिकल थ्योरी का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको सारी वीडियोज़ 1 2 3 करके सीक्वेंस वाइज सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू को। पार्ट टू देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे चैनल का नाम है द पॉलिटिकल फिलोसफर और मेरा नाम विपिन पांडे। ठीक है, सो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैक्स मैक्स टू मैक्स लोगों के पास शेयर कीजिए जो पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे फिर वो टीजीटी पीजीटी या डे ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहा है, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो, तो ये उसके लिए सारे एग्ज़ाम्स में बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले अटलांटिक चार्टर में ये वाला जो पॉइंट्स है सारे नेट में आए हुए हैं एग्जाम में। तो अटलांटिक चार्टर में यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की। उन्होंने बताया कि लिबर्टी जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है, जिन्हें 4 मुक्तियां भी उन्होंने बोला। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होती है ये नेट में पूछा गया है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसके विचारों पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं होना चाहिए, उसको बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरा, हर व्यक्ति को उपासना की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति पूजा करना चाहता है, वर्शिप करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है ना, तो उसको उससे उसमें किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए। तीसरी स्वतंत्रता जो उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बताया कि भय से स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से कोई भय नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति भयभीत है तो इसका मतलब है कि वह स्वतंत्र नहीं है। और चौथी चीज है अभाव से स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज की मांग कर रहा है समाज में रह करके, उस चीज की कमी उसे नहीं होनी चाहिए। वो जिस चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है समाज के माध्यम से या सरकार के माध्यम से या राज्य के माध्यम से, उसे उस चीज़ की प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई भी समस्या न उत्पन्न हो, इसी को बोलते हैं अभाव की स्वतंत्रता। तो सकारात्मक उदारवादियों ने स्वतंत्रता के समर्थन में सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया। सीधी सी बात है, जो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता की ही बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ राज्य के द्वारा प्रतिबंध अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होगा तो हर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं बल्कि स्वच्छंद हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता पर युक्त युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। ऐसा किसका मानना है? ऐसा सकारात्मक उदारवादियों का मानना है कि स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अवश्य होने चाहिए। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो व्यक्ति स्वच्छंद हो जाएगा, व्यक्ति अपने आप को अपना स्वामी बताएगा, अपने आप के मामले में वो न्यायाधीश बन जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी अगर स्थिति आ गई कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तो हर व्यक्ति अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा। हर व्यक्ति की जो इच्छा करेगी वही वही करेगा वो। फिर बाजार व संपत्ति पर नियंत्रण आवश्यक बताया। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि बाजार व संपत्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। ये ऐसा जो है सकारात्मक उदारवादियों का मानना है, बाजार व संपत्ति पर नियंत्रण आवश्यक है, ऐसा सकारात्मक उदारवादी या सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले विचारकों का मानना है। जबकि हमने लॉक जैसे विचारकों को पढ़ा था और हॉब्स जैसे विचारकों को पढ़ा था, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बाजार व संपत्ति पर नियंत्रण, राज्य कुछ भी नहीं करेगा ऐसा कार्य कि जो बाजार और अर्थव्यवस्था को रोकता है, यानी कि राज्य बाजार व संपत्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाएगा, ऐसा नकारात्मक उदारवादियों का मानना है, या फिर नकारात्मक लिबर्टी जो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है। जबकि जो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं वे कहते हैं कि बाजार और संपत्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो अगर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा?
फिर बाजार में कोई एक व्यक्ति ही सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है, सारी संपत्ति पर अपना नियंत्रण बना सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, गरीब और अमीर के बीच में ज़्यादा खाई उत्पन्न हो जाएगी, ज़्यादा असमानता बनी रहेगी। ठीक है, इसीलिए जो राज्य है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ नियंत्रण स्थापित करता है, जिसके माध्यम से समाज में समानता लाई जा सके। क्लियर है? लास्की साहब ने, है ना, प्रोफेसर लास्की, इन्होंने अपनी पुस्तक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी बुक है, तो लास्की की बुक है ये। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में ये बोला कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। यानी इन्होंने ज़्यादा बल किस पर दिया, आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया। इन्होंने ये बताया कि अगर व्यक्ति को आर्थिक आज़ादी नहीं है, अगर व्यक्ति व्यापार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होगा। फिर वो वोट दे के कर भी क्या करेगा, वो वोट दे के या राजनीति में पार्टिसिपेशन करके कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा उसको आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, ऐसा लास्की का मानना है। इस टाइप के कोटेशंस आते हैं, तो इन सब कोटेशंस को आप क्या करना, एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सब मैचिंग के लिए आ सकते हैं, या फिर जो DT+B के एग्जाम में उनमें भी आ सकता है, या जो PGT GIC लेक्चरर के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो अगला स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई महत्व नहीं है। देखिए फिर वही बात हो गई ना कि भूखे मनुष्य, जैसे इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया, वैसे इन्होंने नीचे क्या बोल दिया कि भूखा मनुष्य होगा अगर उसके पास, व्यक्ति कहते नहीं भूखे भजन न होए गोपाला, अगर व्यक्ति भूखा होगा तो उसको कुछ और नहीं सोचता, वो पहले अपने पेट भरने की बात सोचेगा, फिर उसके लिए वोट वोट बाद की बात है ना। तो बारकर का अगला स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, जैसे कुरूपता का अभाव सुंदरता नहीं है। तो ये सारे स्टेटमेंट है, इनको आप एज इट इज़ याद कर लेना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आदर्शवादी जितने विचारक हैं, आदर्शवादी के अनुसार स्वतंत्रता क्या होती है, इन्होंने स्वतंत्रता को क्या माना है। तो इस तरीके से अब हम आगे देखेंगे हीगल को। सबसे पहले हम देखते हैं हीगल। हीगल कहते हैं कि इनके अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये कह रहे हैं कि जो जेल जा रहा है वह स्वतंत्र हो रहा है। पहली बात तो हमें ये समझना है कि हीगल जो आदर्शवादी विचारक हैं, जितने भी आदर्शवादी विचारक आपको मिलेंगे वे सब राज्य पर ज़्यादा बल देंगे, यानी वे राज्य को साध्य मानेंगे और व्यक्ति को साधन मानेंगे। जैसा कि उदारवादियों ने इसके विपरीत बोला है कि व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन। लेकिन आदर्शवादियों ने क्या बोला, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। तो इन्होंने राज्य पर ज़्यादा बल दे दिया है। राज्य पर ज़्यादा बल देने के कारण इनके विचारों से, किसके विचारों से, यानी कि आदर्शवादी विचारकों के विचारों से फासीवादी विचारधारा प्रभावित रही है। आप हिटलर मुसोलिनी को आप देख लेंगे तो वे राज्य पर ज़्यादा बल दिया इन्होंने। क्यों दिया? क्योंकि ये हीगल के विचारों से प्रभावित हैं, आदर्शवादियों के विचारों से ये प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, हिटलर ने ये बोला कि सोचो मत करो, है ना, उसने बोला कि सोचो मत करो। उसने कहा सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, केवल करो। और हमें क्या करना है, और हमें, हिटलर ने बोला जो हमें वर्साई की संधि पे जो जर्मनी को अपमानित किया गया उसका हमें बदला लेना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें जर्मनी का एकीकरण करना पड़ेगा, जर्मनी का यूनिफिकेशन करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हम सोचेंगे नहीं, केवल करते जाएंगे। ठीक है। तो आदर्शवादी विचारकों का मत है कि राज्य की आज्ञा पालन करने में ही स्वतंत्रता है। हम राज्य की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। अगर राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या कर देगा, राज्य जेल में भेज देगा, सीधी सी बात है। दूसरा है ग्रीन। हमारे ग्रीन आदर्शवादी विचारक है, ग्रीन हैं, ब्रेडले हैं, बोशांके हैं, है ना। इन सब पर जो है वो ऑक्सफोर्ड स्कूल का प्रभाव है। ऑक्सफोर्ड स्कूल से निकले हुए कुछ विद्वान जैसे कि ग्रीन, ब्रेडले, बोशांके, ये सब ऐसे विचारक हैं जिन पर आदर्शवाद का प्रभाव है। तो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने के योग्य हैं। तो ये कहते हैं, ग्रीन भी यही कहते हैं कि जो स्वतंत्रता वह कार्य है करने या उपभोग करने की शक्ति है जो करने के योग्य है, और जो करने के योग्य नहीं है वो स्वतंत्रता नहीं है।
यानी कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो दूसरे के कार्यों में दखल अंदाजी देता हो, तो वो करने के योग्य नहीं है, तो इसका मतलब वह स्वतंत्रता भी नहीं है। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसा करने या पाने की सकारात्मक शक्ति है जो करने या पाने के योग्य है। वही ऊपर वाली बात इन्होंने दोबारा से दोहरा दिया है। ग्रीन कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गई हैं, है ना, तो इसको बाद में मैं सही कर दूंगा। ग्रीन कहते हैं कि मानव चेतना जो है वो स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में ही अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ग्रीन का एक स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को जो है बारकर ने इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ा दिया है। तो कभी ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट हो या ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, तो अगर वहाँ पे ग्रीन हो और बारकर दोनों हो तो आपको ग्रीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ग्रीन का है बेसिकली। अगर ग्रीन नहीं होंगे तो आपको बारकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहे आदर्शवादी विचारक। अब रूसो भी आदर्शवादी विचारक हैं। रूसो कहते हैं कि रूसो ने स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन दिया, क्योंकि ये मानते हैं कि अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। तात्विक इच्छा क्या होती है, एक बार यानी कि व्यक्ति अपनी जो उसकी रियल विल है, ठीक है, जो उसकी रियल विल है, रियल विल का मतलब है कि समाज के हित में जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार कार्य करना ही व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। इसीलिए रूसो की स्वतंत्रता जो है वो बाध्यकारी है। रूसो की स्वतंत्रता को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा जाता है। एक बार हम समझते हैं कि रूसो की स्वतंत्रता कैसी है। रूसो की स्वतंत्रता, रूसो कहता है स्वतंत्रता आपको तभी मिलेगी जब आप सामान्य इच्छा का पालन करेंगे। कौन सी इच्छा का? सामान्य इच्छा का पालन करेंगे। रूसो के अकॉर्डिंग व्यक्ति अगर सामान्य इच्छा का पालन करता है, यानी व्यक्ति अगर रियल विल को फॉलो करता है, कौन सी विल को? रियल विल। रियल विल को फॉलो करेगा तभी उसको स्वतंत्रता मिलेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा जब हम रूसो पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे सामान्य इच्छा की चर्चा करेंगे। ठीक है, सामान्य इच्छा तब वहाँ पे पढ़ेंगे हम। अभी हमारा टॉपिक सामान्य इच्छा का नहीं है, अभी हम केवल रूसो को पढ़ रहे हैं। रूसो कह रहा है कि स्वतंत्रता क्या होती है, तो सीधे शब्दों में आपको ये जान लेना है कि रूसो के अनुसार स्वतंत्रता है सामान्य इच्छा का पालन करना। सामान्य इच्छा में सभी की इच्छा आएगी, समुदाय की कल्याण की इच्छा होती है। एक शॉर्ट टर्म में आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, फिर आगे रूसो कहता है कि मनुष्य मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका? रूसो कहता है कि मनुष्य कहाँ पैदा हुआ है? स्वतंत्र पैदा हुआ है। ठीक है, तो रूसो कहता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह पे क्या हुआ है? जंजीरों में जकड़ा हुआ है। स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसके जंजीरों में जकड़ने का मतलब है कि वो कहता है कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था तो मनुष्य के पास कोई संपत्ति नहीं थी, वहां पर कोई तेरे मेरे की भावना नहीं थी। जैसे ही मनुष्य के अंदर, जैसे मनुष्य ने एक जगह पे गया मनुष्य और उसने अपनी इतनी सी जमीन को क्या किया, एक एक जगह पे घेरा बना दिया और घेरा बना के बोला कि क्या है, यह मेरी जमीन है। क्या है यह मेरी संपत्ति है, यह मेरी संपत्ति है। क्योंकि देखिए रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था थी, रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य नोबेल सॉवेज की तरह था, है ना, भद्र पशु की तरह था,
जैसे जंगल में आप देखेंगे पशु क्या करता है, पशु खाना खाता है अपना, कभी पशु यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से क्या करता है पूरे जंगल में अपना भ्रमण करता है। तो जंगल में कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति है या फिर ये मेरी संपत्ति है या फिर ये मेरी संपत्ति, ठीक है। तो प्राकृतिक अवस्था में रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में, है ना, प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था, मनुष्य जंगली पशु की तरह था, कहीं भी आ जा सकता था, कहीं भी आ जा सकता था। परंतु जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, जैसे जैसे तर्क का विकास हुआ, जैसे विज्ञान का विकास हुआ, जैसे तर्क का विकास हुआ, जैसे संपत्ति का विकास हुआ, इन सब चीज़ों ने मनुष्य को क्या बना दिया, मनुष्य को लालची बना दिया। और मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी कहीं भी आ जाने की, कहीं भी घूमने की, अब देखिए अब वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पे जाएगा इस जगह पे और यहाँ पे इतनी ज़मीन को ले लेगा और बोलेगा ये क्या है, ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पे अब कोई नहीं आएगा। तो व्यक्ति की जो पहले जंगली व्यक्ति मनुष्य था जो घूमता रहता था हर जगह पे, अब वो व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता इसकी ज़मीन में। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इस ज़मीन को इसने घेरा बना लिया है, उसने बोल दिया कि ये मेरा घर है, अब इसमें आप नहीं आ सकते। तो क्या हो गया, फिर दूसरा व्यक्ति भी आएगा, दूसरा भी बोल देगा ये भी मेरा है, फिर उसने भी यहाँ बना लिया, फिर तीसरा आएगा, फिर उसने बोल, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, एक समाज का, एक सोसाइटी का निर्माण होता है, एक राज्य का निर्माण होता है, जिसमें हर व्यक्ति की ये क्या हो जाती है, अपनी संपत्ति बन जाती है, हर व्यक्ति की अपनी संपत्ति बन जाएगी। फिर इसी संपत्ति के उदय से, इसी संपत्ति के विकास से क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाती है। व्यक्ति जो स्वतंत्र पैदा हुआ था, जो स्वतंत्र हर जगह पे भ्रमण कर रहा था, वो क्या होती है, अब उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे जंजीरों में बदल जाती है। यानी कि अब ये सब क्या है, इसके लिए जंजीरें हो गई मनुष्यों के लिए, क्योंकि अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के घर में जाके नहीं रुक सकता है, जबकि प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। बाकी जब हम रूसो को समझेंगे तो वहाँ पे डिटेल में रूसो के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, परंतु हर जगह पे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जंजीरों में जकड़ने का मतलब यही कि संपत्ति के विकास ने तेरे मेरे की भावना पैदा की, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हुई, ठीक है, वो जंजीरों में जकड़ गया। रूसो की स्वतंत्रता को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि रूसो की स्वतंत्रता बाध्यकारी स्वतंत्रता कैसे। रूसो की स्वतंत्रता को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा जाता है। रूसो की स्वतंत्रता को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा जाता है। इसका मतलब समझिए, आप इसका मतलब समझ लेंगे तो फिर आपने रूसो को समझ लिया। रूसो लास्ट में कहना क्या चाहता है, रूसो कहता है कि मान लीजिए ये सड़क है ना, ये एक रोड जा रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति का घर है, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का घर है, यहाँ पे भी साइड में, दोनों साइड में क्या है, हर व्यक्ति का घर बना हुआ है। तो ये रोड ये सड़क क्या है, ये सड़क तो हर व्यक्ति के कल्याण के लिए बनाई गई। मान लीजिए जो यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है उसको भी तो यहाँ तक सड़क चाहिए, पूरे इसके घर तक आनी चाहिए सड़क, है ना। जैसे यहाँ पे चौड़ी सड़क थी, वैसी चौड़ी सड़क इसके घर तक भी आनी चाहिए, तो जिससे ये कभी इमरजेंसी की स्थिति में ये भी कहीं हॉस्पिटल जाना हो चला जाए। पर व्यक्ति क्या कैसा है, रूसो कहता है व्यक्ति जो होता है वो स्वार्थी होता है। संपत्ति के विकास ने व्यक्ति को लालची बना दिया। अब देखिए व्यक्ति, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं। रूसो ने बताया इच्छा दो प्रकार की होती है, पहले इसको समझिए। रूसो ने कहा इच्छा जो होती है दो प्रकार की, एक इच्छा है रियल विल, दूसरा है एक्चुअल विल। देखिए जो रियल विल है, यह इच्छा जो है समुदाय के कल्याण पर आधारित होती है, समुदाय के कल्याण पर होगी, है ना। इस इच्छा में स्वार्थ बहुत कम पाया जाएगा। और जो एक्चुअल विल होगा, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वार्थ की इच्छा होगी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्या होगी, अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा होगी, स्वार्थपूर्ण इच्छा होगी।
ठीक है। तो रूसो ने बताया इच्छा दो प्रकार की होती है, एक तो हो गई आपकी रियल विल, दूसरा हो गया आपका एक्चुअल विल। ठीक है। तो जो रियल बिल होगी वो समुदाय के कल्याण की होगी, और जो एक्चुअल बिल होगा, ये वाला बिल जो एक्चुअल बिल है, ये स्वार्थ पर आधारित है। अगर मान लीजिए समाज में हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वार्थ की इच्छाएं भी होती हैं, पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वार्थी है तो वो अपना घर यहाँ तक बना देगा आगे ले आके। ठीक है, मैप में ध्यान से देखिए, ये व्यक्ति यहाँ तक घर बना दिया, फिर आगे वाला व्यक्ति भी क्या करेगा, यहाँ तक घर बना दिया, तो ये रोड जो है ना प्रॉपर तरीके से इसके घर तक नहीं पहुंच पाएगी। जबकि दो लोग, जैसे समाज में 20 लोग रह रहे हैं मान लीजिए, तो दो लोगों ने क्या कर दिया, दो लोगों की इच्छाएं जो है वो ज्यादातर स्वार्थ पर आधारित है, तो स्वार्थ के कारण इस व्यक्ति का भला नहीं हो सकता, क्योंकि इस व्यक्ति के घर तक सड़क नहीं पहुंचेगी। जबकि 18 लोगों की इच्छा क्या है, 18 लोगों की इच्छा कल्याण पर आधारित है। तो इसीलिए रूसो कहता है कि इन दो लोगों को, है ना, इन दो लोगों को 18 लोगों की इच्छा को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इन दो लोगों की बात नहीं चलेगी। ठीक है, 18 लोगों की बात जो होगी वही चलेगी, क्योंकि जो सामान्य इच्छा होगी, जो समुदाय के कल्याण के लिए बात होगी, उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। यहाँ पर स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है, तो ये है रूसो की सामान्य इच्छा। इसीलिए तो रूसो कहता है ये दो लोग जो बचे हैं ना, ये दो लोग जो हैं इनको बाध्य होना पड़ेगा। इनको सामान्य इच्छा का अगर पालन आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने सामान्य इच्छा का पालन कर लिया, सामान्य इच्छा यानी कि 18 लोगों की जो इच्छाएं हैं वही सामान्य है, यानी जो कल्याण 18 लोगों ने जो मिलकर कल्याण की बात की है वही सामान्य इच्छा है। दो लोग तो अपने स्वार्थ को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं ना कि यहाँ रोड नहीं बननी चाहिए, पर इन दो लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा 18 लोगों की बात मानने के लिए। यही रूसो की सामान्य इच्छा है, यही बाध्यकारी स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी जब हम रूसो पढ़ेंगे तो और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, मैप वाइज पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता पढ़ना, तो हम सकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ईयर वाइज याद कर लेना इसको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1761 में लिखी गई पुस्तक है। इसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता त्याग कर नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सामाजिक समझौता किया जाता है। रूसो कहता है कि व्यक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, एक सामाजिक समझौते के माध्यम से जो प्राकृतिक स्वतंत्रता रहती है हर व्यक्ति की, जहाँ कहीं भी वो जाना चाहता था, जहाँ कहीं भी भ्रमण करना चाहता था, उस समझौते को त्याग करके व्यक्ति जो जंगली जीवन जीता था, भोला भाला पशु की तरह रहता था, उसको वो छोड़ करके अब क्या करेगा, वो समाज में रहने के लिए एक सामाजिक समझौता करेगा, और इसी में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, रूसो व हीगल जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता को आज्ञाकारिता के रूप में माना है। आज्ञाकारिता के रूप में मानने का मतलब है कि रूसो भी कहता है कि अगर आप समुदाय की इच्छा का पालन नहीं करेंगे तो आप क्या हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए आपको समुदाय की इच्छा का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको समुदाय की इच्छा का पालन करना पड़ेगा। अगर आप समुदाय की इच्छा का पालन जो है नहीं करोगे तो आपको बाध्य किया जाएगा। हीगल भी कहता है कि स्वतंत्रता आपको तभी मिलेगी जब आप राज्य की इच्छा का पालन, राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है, अब अगले आदर्शवादी विचारक कांट हैं। कांट को समझते हैं। कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में लिखा इन्होंने। इसमें इन्होंने नैतिक और सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया है। इन्होंने बोला कि स्वतंत्रता जो होनी चाहिए वो नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, और स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। फिर अगला जो इनका स्टेटमेंट है, कांट ने सामाजिक समझौते के माध्यम से जंगली व विधिहीन स्वतंत्रता को त्याग कर उत्तम स्वतंत्रता हेतु कॉमनवेल्थ की स्थापना की बात की। देखिए, कांट ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत इन्होंने फॉलो किया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को इन्होंने बताया कि सामाजिक समझौते सिद्धांत के तहत व्यक्ति जो जंगली जीवन जी रहा था, है ना, व्यक्ति जो जंगली जीवन जी रहा था उसको त्याग करके अब क्या करेगा, अब वो अपने अच्छे जीवन के लिए एक राज्य की स्थापना करेगा, जिसे उसने कॉमनवेल्थ के नाम से बोला है। अब हम समतावादी विचारकों को देखेंगे। समतावादी विचारकों ने स्वतंत्रता को क्या माना है। हालांकि इन्होंने भी स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इगैलिटेरियन थिंकर्स हैव आल्सो सपोर्टेड इंडिपेंडेंस। ठीक है, या लिबर्टी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते। तो समतावादी विचारकों में मैंने पहले वीडियो में पढ़ लिया था हम लोगों ने कि जॉन रॉल्स आते हैं, अमर्त्य सेन आते हैं, डॉर्किन आते हैं,
ये सब ऐसे थिंकर्स हैं जो समतावादी विचारक हैं। ठीक, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गई हैं, है ना, उसको सुधार करना पड़ेगा। तो पहले विचारक कौन है? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स विचारक हैं समतावादी विचारक, जिन्होंने समाज में समानता पर बल दिया। इनका उद्देश्य क्या था? समानता पर बल देना। रॉल्स ने स्वतंत्रता की संकल्पना को इकहरी संकल्पना माना है। उनके अनुसार स्वतंत्रता ना तो नकारात्मक होती है और ना ही सकारात्मक होती है। रॉल्स कहते हैं स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? इकहरी होनी चाहिए। स्वतंत्रता ना तो सकारात्मक होगी और ना ही नकारात्मक। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रॉल्स की स्वतंत्रता कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक? तो आपको क्या करना है कि रॉल्स ने स्वतंत्रता को ना तो सकारात्मक की कैटेगरी में रखा है और ना ही निगेटिव में, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव लिबर्टी में रखा है इन्होंने। इन्होंने कहा कि जो लिबर्टी होगी वो इसका एक सिंगल कॉन्सेप्ट होगा लिबर्टी का, ठीक है। लिबर्टी का एक सिंगल कॉन्सेप्ट होगा कि लिबर्टी लिबर्टी है, ठीक है भाई, उसमें कोई निगेटिव एंड पॉजिटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फिर अगले थिंकर्स आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनकी बुक है कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल वेलफेयर। कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल वेलफेयर। दूसरी इनकी बुक है पॉवर्टी फेमाइन्स एंड एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रीवेशन। तीसरी बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। चौथी इनकी बुक्स है रैशनैलिटी एंड फ्रीडम, 2002 में लिखी गई। आइडेंटिटी एंड वायलेंस, इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, 2006। आइडिया ऑफ जस्टिस। तो आपको करना क्या है? बेसिकली आपको है ना, आपको क्या करना है, आपको जितने भी, ठीक है, जितने भी ये बुक्स हैं इन सबको याद कर लेना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना। और याद करने का तरीका क्या होगा आपका? बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में, क्योंकि अमर्त्य सेन को नेट में कई बार पूछ चुका है। इस बार या 21-22 वाले पेपर में शायद से, उसमें अमर्त्य सेन की बुक को सीक्वेंस में पूछा हुआ है। आप एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस वाइज में याद कर लेना है। बुक तो याद होनी चाहिए पर इसको क्या करना है आपको? सीक्वेंस में सारी चीज़ों को याद रखना है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सी, क्योंकि ऐसे क्रम वाइज में लगाने के लिए दे दो। एग्जामिनर के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, है ना। वो जब एग्जामिनर के पास कोई सिलेबस लिमिटेड है, पहली बात तो सिलेबस के बाहर वो अमर्त्य सेन को पूछेगा नहीं। तो वो घुमाने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को चलो बुक तो याद है एक तो स्टूडेंट्स को, पर स्टूडेंट्स को ये सीक्वेंस नहीं याद होता ना। तो इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं। आप 2-3 को मैक्सिमम याद कर लीजिए, फिर उसके बाद आप आइडिया लगा लेना कि कौन सा सही होगा, कौन सा ऊपर नीचे हो सकता है अपना। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। सेन ने स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि देखिए, सेन हैज कंसीडर्ड फ्रीडम टू मीन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज। अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर व्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं होगा तो वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। सीधी सी बात है। अगर आपको स्वतंत्रता लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा। तो फिर अगला इनका जो वैश्वीकरण ने गरीब को ज़्यादा गरीब व अमीर को ज़्यादा अमीर किया है, यह केवल शब्द आडंबर है। ठीक है, यह केवल शब्द आडंबर हैं। राष्ट्रीय व स्थानीय सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समता आदि सुधार करने होंगे। देखिए, वैश्वीकरण ने गरीब को ज़्यादा गरीब व अमीर को ज़्यादा अमीर बना दिया है, ऐसा मानना सही नहीं है। क्योंकि वैश्वीकरण से गरीबों को नहीं, सबको फ़ायदा हुआ। गरीब व्यक्तियों को फ़ायदा हुआ है, मजदूरों को भी फ़ायदा हुआ है, किसानों को भी फ़ायदा हुआ है। हर व्यक्ति को वैश्वीकरण से फ़ायदा हुआ है। क्योंकि किसान क्या करे, किसान वैश्वीकरण के माध्यम से ही व्यापार बिजनेस करेगा, अपने प्रोडक्ट को, अपने एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट निकलेंगे उसको मार्केट में सेल करेगा, है ना। और जो मजदूर वर्ग होंगे, मजदूर व्यक्तियों को क्या मिलता है? जैसे से औद्योगिकरण बढ़ेगा, जैसे से बाजार अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें कहने के लिए झूठी हैं कि ये सब शब्द आडंबर हैं कि वैश्वीकरण ने गरीब को ज़्यादा गरीब व अमीर को ज़्यादा अमीर बना दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें गरीब और अमीर दोनों को लाभ हुआ है। ठीक है। और अगर हमें क्षमता का विकास करना है वास्तव में, तो हमें स्थानीय सरकारों को जो है शिक्षा के लिए क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा, और लैंगिक समानता, जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानताएं फैली हैं, इसको हमें सुधार करना ही पड़ेगा। ठीक है।
फिर अगले जो थिंकर्स हैं हमारे सीवी मैकफर्सन हैं। सीवी मैकफर्सन भी उदार समतावादी विचारक है। इनकी बुक है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम हॉब्स टू लॉक। इन्होंने स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति ने जो कुछ भी अर्जित किया है, व्यक्ति ने जो कुछ भी अभी तक हासिल किया है, उसने अपनी क्षमता से किया है हासिल। वो समाज का, राज्य का, किसी प्रकार का कोई भी ऋणी उसके लिए वो नहीं है। यानी व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करता है, चाहे वो पैसा हासिल करता है, चाहे वो अपनी क्षमताओं का विकास करता है, चाहे वो संपत्ति हासिल करता है, तो वो सब अपनी क्षमता से हासिल करता है व्यक्ति। इसके लिए वो समाज का बिल्कुल भी ऋणी नहीं है, इसके लिए वो समाज का बिल्कुल भी कर्जदार नहीं है। ठीक है, इसी को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद कहा जाता है। तो ये सीवी मैकफर्सन की बुक है। इनकी दूसरी बुक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरी इनकी बुक्स जो है वो डेमोक्रेटिक थियरी है, एस्से इन रिट्राइवल। इनकी अगली बुक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। आप सीवी मैकफर्सन को आपको मस्ट है पढ़ना, क्योंकि ये एक बार आपको मैचिंग में एक न एक बुक आपको देखने को मिल ही जाएगी। यहाँ पे मैं 10 बार नेट का पेपर क्लियर कर चुका हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं आप प्रैक्टिस सेट खुद लगा के देख लीजिए, आपको सीवी मैकफर्सन की हर पेपर सेट में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यहाँ से इस बुक से आपको एक पेपर, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, समतावाद से चाहे मैकफर्सन से पूछ लेता है या फिर आपका अमर्त्य सेन भी पूछ लेगा, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो ही जाता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर एक चीज़ एक बार में समझ नहीं आता तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। तो अगले समतावादी विचारक जगदीश भगवती हैं। ये समतावादी भारतीय विचारक व अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। उन्हें व्यापक रूप से 1991 के भारतीय आर्थिक सुधारों का बौद्धिक जनक माना जा सकता है। यानी कि इन्होंने जो भारत में 1991 में उदारीकरण लाया गया भारत में, ठीक है, जो 1991 में भारत में एलपीजी आया ना, एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, उदारीकरण अपनाया गया। तो इस उदारीकरण में जो भारत में आर्थिक सुधार हुए, इसमें इनका जो है प्रमुख योगदान माना जा सकता है, इनका प्रमुख मेन रोल माना जाता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जगदीश भगवती की जो बुक्स हैं इनको, जैसे कि इंडिया इन ट्रांजिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी, ये इनकी बुक है। तो ये सब क्वेश्चन नेट में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछता भी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं जगदीश भगवती के बारे में उतना पढ़ते भी नहीं है, और वे ज़्यादातर रॉल्स और क्या कहते हैं लॉक, हॉब्स, प्लेटो, यही सब पढ़ के इन सब नए नए थिंकर्स को जो हैं उनको एक साइड में रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमें जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, जो समकालीन विचारक हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो एग्जामिनर का पैटर्न है वो भी अब कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के पास में जा रहे हैं। अब हम कंटेम्प्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो हमें क्या करना है, नए थिंकर्स को भी पढ़ना है, पुराने को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पुराने को स्किप कर देना है, नए को ही पढ़ना है। तो सारे थिंकर्स को हमें इक्वली लेके चलना है। ठीक है, भगवती कहते हैं कि वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारत में सृजनात्मक स्वतंत्रता का ह्रास हुआ है। यानी व्यक्ति की जो सृजनात्मक स्वतंत्रता होती है, जो उसकी क्रिएटिव फ्रीडम्स होती हैं, वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। ऐसा जगदीश भगवती का मानना है। कह सकते हैं कि इन्होंने वैश्वीकरण का विरोध किया है। ऐसा ही इनके स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि जगदीश भगवती के अनुसार वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारत में सृजनात्मक स्वतंत्रता का ह्रास हुआ है। हालांकि इन्होंने भारत में जो व्यापक सुधार हुए थे 1991 में, उसके बौद्धिक जनक इनको माना जा सकता है। पर कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं भारत में जो सृजनात्मक क्रिएटिव फ्रीडम का जो डिक्लाइन हुआ है, वो भारत में वैश्वीकरण को अपनाने से हुआ है। फिर इनकी अगली जो पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत फेमस बुक है, ये पूछा गया है। फिर अगली बुक इनकी है फ्री ट्रेड टुडे। क्लियर, ये सारी बुक्स आपको याद होनी चाहिए, और आप इसको लिख करके कैसे भी करके पीपीटी, पीडीएफ, जो भी आपको पॉसिबल लगे, है ना, तो आप क्या करना है, इसको याद कर लेना, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें रिवीजन में काम आ जाएंगी। तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल का नाम है द पॉलिटिकल फिलोसफर। तो जो बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं, जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और तो जैसे कॉलेज के बच्चे जो होते हैं, जो डीयू में पढ़ रहे हैं, एसओएल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। उनको भी पॉलिटिकल थ्योरी का
जो मिलता है सेगमेंट वो पढ़ने के लिए, इसमें भी आपको लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ भी वो चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमने देख लिया कि समतावादियों ने क्या माना है स्वतंत्रता को, आदर्शवादियों को हमने पढ़ लिया और सकारात्मक उदारवादियों को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने में मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है स्वतंत्रता, है ना। फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है स्वतंत्रता, देखते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स को देखेंगे। कार्ल मार्क्स ने क्या मानते हैं स्वतंत्रता को। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियों 1844, है ना, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, इसमें इन्होंने बताया कि इसमें इन्होंने मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत दिया है ना। हालांकि ये युवा मार्क्स के विचार हैं। युवा मार्क्स में मार्क्स ने अपने विचारों को जो रखा वो मानवतावादी विचार हैं मार्क्स के, वो अलगाववादी विचार मार्क्स के। तो हम कभी भी पढ़ते हैं तो युवा मार्क्स के विचारों को दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक बार हम समझ लेते हैं। मार्क्स के विचार, मार्क्स के विचारों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो युवा मार्क्स के विचार पढ़ते हैं, जब मार्क्स जो था युवा अवस्था में था, और दूसरा जब मार्क्स प्रौढ़ हो गया यानी मेच्योर हो गया, ठीक है। दो तरीके से मार्क्स के विचारों को पढ़ते हैं। तो जो युवा मार्क्स के विचार हैं ये बेसिकली मानवतावादी हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें मार्क्स के विचारों में अलगाववाद का सिद्धांत पाया जाता है। जो अलगाववाद का बेसिकली ये युवा मार्क्स के विचार जो हैं एक तो मानवतावादी हैं, दूसरे में जो कहते हैं कि मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपने आप से अलग हो गया, अपने राज्य से अलग हो गया, अपनी प्रकृति से अलग हो गया। तो जो अलगाववादी विचार हैं मार्क्स के, यो युवा मार्क्स के विचारों में मिलते हैं, है ना। इकोनॉमिक एंड फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इसकी बुक है, उसी बुक में 1844 में जो बुक लिखी गई, इसी बुक्स में उसके क्या मिलते हैं अलगाववादी विचार मिलते हैं। फिर जब मार्क्स युवावस्था को पार करके जब वो मेच्योर अवस्था में जाता है तो उसके विचार जो है वो साइंटिफिक मिलते हैं, वैज्ञानिक विचार मिलते हैं इसके। तो इसमें इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना वगैरह दी है, ठीक है। आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। इसमें उसने ये बताया कि जो प्रौढ़ मार्क्स है उसमें मार्क्स ने ये बताया कि पूंजीवाद के खिलाफ जो है वो साम्यवादी क्रांति कैसे होगी या सर्वहारा वर्ग की क्रांति कैसे होगी, तो प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि युवा मार्क्स के विचारों में मार्क्स पूंजीवाद का दुष्प्रभाव बताता है कि पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति अपने आप से अलग हो जाता है, अपनी प्रकृति से अलग हो जाता है। मार्क्स ने जो अलगाव का सिद्धांत दिया, ये क्वेश्चन पूछता है नेट में, एक ही बार अभी तक आया हुआ है क्वेश्चन, कि वो कहता है व्यक्ति किन किन चीज़ों से अलग हो जाता है। तो पहली बात अपनी रचना से अलग जो हो जाता है, ठीक है। जैसे सेपरेशन फ्रॉम कंपोजिशन प्रोडक्ट, जो व्यक्ति जो अपनी रचनाएं करता है, जो अपना कोई प्रोडक्शन बना रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति लोहार है, कोई व्यक्ति सुनार है, जो कुछ भी कर रहा है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में एक व्यक्ति मान लीजिए लकड़ी का कोई सामान बनाना है, तो अगर टेबल बनाना है तो व्यक्ति अपने छीलने वाले सामान से लोहार क्या करता था, उसको छील करके बनाता था। पर आज क्या हो चुका है, आज वो लोहार का काम खत्म हो चुका है, आज सारी काम कौन कर रहा है, आज सारे कामों को मशीनें कर रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी, जो उसका कंपोजिशन था, जो व्यक्ति जो पहले जो कार्य कर लेता था, आज वो सब चीज़ें उसकी समाप्त हो रही हैं, क्योंकि मशीनों का आविष्कार हो गया है। पूंजीवाद के आने के बाद ये सारी चीज़ें, व्यक्ति की जो सृजनात्मक क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर दूसरा कहता है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से अलग हो जाता है। प्रकृति से अलग होने का मतलब है
कि व्यक्ति का जो स्वभाव पहले था, जैसे कि व्यक्ति पहले एक क्या बनाता था, पहले बैट बनाता था, मान लीजिए बैट, क्रिकेट का बैट होता है, उसको अपने छीले बसुले के सामान से, जो भी उसके पास छेनी हथौड़ी होती थी, उससे क्या करता था, उस बैट को बनाता था। लेकिन आज क्या हो चुका है, आज वो उस प्रकृति से अलग हो चुका है, क्योंकि आज बैट का क्या हो चुका है, बैट का काम मशीनें बना रही हैं, कंपनियों में बैट बन रहे हैं, फैक्ट्रियों में बैट बनते हैं। तो वो क्या हो चुका है, वो अपनी प्रकृति से अलग हो चुका है। और वो कहता है, मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपने सहचरों या साथियों से क्या हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है, अलग हो चुका है। फिर लास्ट में व्यक्ति की स्थिति वह हो जाती है जो अपने आप से व्यक्ति स्वयं से ही अलग होने लग जाता है। आज मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है, तो ये शर्ट को किसने सिला है, कोई एक व्यक्ति नहीं सिला है ना। पहले एक टेलर होता था, जो आप उसके पास जाते थे, तो टेलर क्या करता था, आपका मेजरमेंट लेता था कि आपकी कितनी साइज़ है, क्या करना है, कितने बड़े सिलाने हैं पैंट, कितने बड़ी शर्ट सिलानी है। तो उस टाइम पे एक ही टेलर होता था जो आपका मेजरमेंट लेता था, आपकी कटिंग करता था कपड़ों की, और कपड़ों की खुद ही सिलाई करता था। और उसमें जितने भी बटन्स लगे होते थे, जितने भी कॉज लगे होते थे, सारी चीज़ों को वो खुद अपने हाथों से करता था। पर आज क्या है, आज देखोगे कि आप कंपनी शर्ट कोई और बना रही है, बटन कोई और लगाता है उसके अंदर, और टैग कोई, जैसे आपको दिख रहा है ना एडिडास का टैग, तो एडिडास कंपनी टैग अपना लगा देती है। तो इसमें किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं मिल रहा है। तो कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता, उसको अब खुशी नहीं मिल सकती कि ये काम मैंने कंप्लीट करके दिया है। तो क्या हो रही, जो आज जो पहले चीज़ें व्यक्ति को अपनी रचनाओं में देखने को मिलता था, क्रिएटिविटी मिलती थी, वो क्रिएटिविटी क्या हो चुकी है, आज खत्म हो चुकी है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मार्क्स कहता है पूंजीवाद के आने के कारण, फैक्ट्रियों के लगने के कारण व्यक्ति की जो सृजनात्मक क्षमता थी, वो क्या हो चुकी है, धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। व्यक्ति आज अकेला हो चुका है, अपने साथियों से अलग हो चुका है। आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आप दादा और नाना से जो भी कहानियाँ होती थी, दादियों से, तो आप सुनते थे ना कहानियाँ, कि आप खाना वाना खाने के बाद शाम को कहानी सुनाओ। आज क्या होता है, आज पूंजीवाद के प्रभाव के कारण हर व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है ना, वो अपना फ़ोन चला रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, वो फ़ोन चला रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ अपना फ़ोन चला, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। ये क्यों, कि आज हर व्यक्ति अलग होता जा रहा है ना, समाज से क्या हो रहा है, अपने साथियों से अलग हो रहा है, अपने परिवार से अलग हो रहा है, अपने सहचरों से अलग हो जा रहा है। एक टाइम आता है कि पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के कारण वो स्वयं से अलग हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मार्क्स ने बताया कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें पूंजीवाद के दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, इसको आप सीक्वेंस में याद रख लेना। सीक्वेंस में तो ऐसा कुछ नहीं पूछता, पर ये सारी चीज़ें पूछता है, चारों आपको याद रखना है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद प्रकृति या समूह से जुड़कर ही उठाया जा सकता है। मार्क्स ने तो यही बोला कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने सहचरों के साथ रहो, है ना, आप अपने साथियों के साथ रहो। आप अपने साथियों के साथ रहेंगे तभी आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी प्रकृति से जुड़े रहेंगे तभी आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी रचना से जुड़े रहेंगे तभी आप स्वतंत्र हैं। तो बल्कि पूंजीवाद ने क्या किया, इन सबको क्या कर दिया, पूंजीवाद ने समाप्त कर दिया। क्योंकि पूंजीवाद का ये क्या है, दुष्प्रभाव है। मार्क्स बताता है कि ये सब पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति आज अकेला हो चुका है, आज वह सामूहिक स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पा रहा है। क्योंकि आप अभी कभी मेट्रो में सफ़र कीजिए, किसी बस में, ट्रेन में, आप देखिए वहाँ पे सभी व्यक्ति अपना ईयरफोन लगा के, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता, सब अपने आप में मस्त रहते हैं, है ना। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे हर व्यक्ति बस में बैठता था तो एक दूसरे से जान पहचान करता था, आप कहाँ से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आज के टाइम पे ऐसा होने लग जाए तो व्यक्ति कहेगा दूसरा व्यक्ति क्या है, पागल है। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है द पॉलिटिकल फिलोसफर, आप इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगले मार्क्सवादी विचारक हैं फ्रेडरिक एंगेल्स। फ्रेडरिक एंगेल्स को हम आगे पढ़ेंगे, जब मार्क्स पढ़ेंगे या मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, मार्क्सवाद पढ़ेंगे, है ना। अभी तो हम स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के बारे में मार्क्सवादियों का क्या विचार है, व्यवस्था से स्वतंत्रता की ओर ये कहते हैं, है ना, फ्रॉम कॉन्स्टेंट टू फ्रीडम। इनकी बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक है। फ्रेडरिक एंगेल्स जो थे ये मार्क्स के कंपेनियन थे, मार्क्स के साथी थे। ठीक है,
मार्क्स के क्या थे, ये मार्क्स के साथी थे, यानी कि मार्क्स के ये फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो इन्होंने मार्क्स के साथ में कुछ पुस्तकें मिलकर लिखी। इनकी जो एक फेमस बुक है एंटी ड्यूरिंग पुस्तक है इनकी, और इनकी एक और फेमस बुक है सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक। तो ये सब बुक्स क्या करना है आपको एज इट इज याद कर लेना है। इन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता जो होती है वो विवशता नहीं है ना। आज मनुष्य पूंजीवाद के कारण क्या हो चुका है, विवश हो चुका है। जो उसको काम पहले मिला था उस काम को छोड़ने के लिए आज विवश हो चुका है, क्योंकि उस काम की अब डिमांड नहीं रह गई ना। अब जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ, जैसे फैक्ट्रियों का विकास हुआ, जैसे उद्योगों का विकास हुआ, जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ, तो जो परंपरागत कार्य थे वो कार्य धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं। अब जो चीज़ें सृजनात्मकता थी व्यक्ति के पास, वो सृजनात्मकता जो उसकी क्रिएटिविटी थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अब व्यक्ति जो है वो व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि व्यवस्था से हमें मुक्ति मिल जाए तभी हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। अब देखते हैं कुछ नव मार्क्सवादी हैं जिनके अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या होती है। नव मार्क्सवादियों में एरिक फ्रॉम आते हैं, इनकी बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। सारे जितने भी नव मार्क्सवादी थिंकर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इनकी बुक्स को याद करना पड़ेगा, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम और फियर फ्रॉम फ्रीडम। ये दोनों बुक किसकी है, एरिक फ्रॉम की है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मानव भौतिकवाद के जाल में उलझकर नैतिक अकेलापन का शिकार हो जाता है, उसका अलगाववाद हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मानव मनोविदलता का शिकार हो जाता है। मनोविदलता का मतलब होता है सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। यानी कि पूंजीवाद ने क्या किया है, जैसे मार्क्स ने बताया कि पूंजीवाद ने क्या किया है, पूंजीवाद ने व्यक्ति को अकेला बना दिया है। व्यक्ति अकेलेपन में आके उलझ जाता है, और अकेलेपन व्यक्ति को अकेलापन उस हद तक ले जाता है जिसमें वो एक मानसिक बीमारी होती है, वो मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है। आज आप देखेंगे कि व्यक्ति समाज में रहता है, परिवार में रहता है, पहले खूब गेम चला था पबजी खेलना, है ना, पबजी चला था, तो पबजी में बच्चा क्या करता था, हमेशा गेम खेलता रहता था, हमेशा गेम खेलते खेलते क्या करता था, एक टाइम आ जाता था जब वो अपने आप को अकेला फील करने लग जाता था, है ना, और वो अंत में जाकर के क्या होता था, अंत में जाकर के अपने आप को सुसाइड करने के लिए प्रमोट करता था, ठीक है। तो अगला जो है वो एरिक फ्रॉम ने दो शब्द लिए हैं, एक तो नैतिकता, दूसरा मनोविदलता, ठीक है। अब अगले जो थिंकर्स हैं वो जॉर्ज ल्यूकाच है। जॉर्ज ल्यूकाच ने क्या बोला है देखते हैं। हंगरी के मार्क्सवादी विचारक हैं जॉर्ज ल्यूकास, इनकी फेमस बुक है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस। ये सब क्वेश्चन मैचिंग के लिए बुक आता है, एक तरफ आपको मैचिंग में थिंकर्स का नाम दे देगा इस साइड में, दूसरी तरफ में आपको बुक्स का नाम दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी बुक्स याद रखनी है, कौन कौन से, पहले तो आपको थिंकर्स याद रखनी है, कौन से थिंकर्स नौ मार्क्सवादी हैं, कौन से मार्क्सवादी हैं। तो जब आपको ये याद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, तो नौ मार्क्सवादी जितने भी थिंकर्स हैं इनकी बुक्स याद रखना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछता। आप लोग सोचते होंगे नेट में पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेता है, हमें हमसे सही नहीं होता। तो सही नहीं होने का मतलब यही है कि आपको चीज़ें याद नहीं होती। तो चीज़ों को आप क्या करना, आप चीज़ों को याद करके चलना है आपको, ठीक है। तो जॉर्ज ल्यूकास को पढ़ रहे हैं, हंगरी के मार्क्सवादी विचारक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस। इन्होंने भी अलगाव का ही सिद्धांत दिया हुआ है। फिर अगले थिंकर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर्बर्ट मार्क्यूजे, इनकी फेमस बुक है वन डायमेंशनल मैन। आज ही मैंने ऑफलाइन क्लास में हर्बर्ट मार्क्यूजे की चर्चा की थी और मार्क्स पढ़ाया था मैंने वहाँ पे। तो वन डायमेंशनल मैन क्या है, वन डायमेंशनल मैन का मतलब है कि आज जो व्यक्ति है, इसका हिंदी मतलब होता है एक विमीय मानव। वन डायमेंशनल मैन, सॉरी एक बार, वन डायमेंशनल का मतलब क्या है, एक विमीय मानव, विमीय मानव। थोड़ी राइटिंग का इश्यू है मेरा, समझ लीजिएगा आप, ठीक है। एक विमीय मानव, यानी कि मार्क्यूजे कहता है कि आज पूंजीवादी युग में, है ना, आज पूंजीवादी युग में जो है वो भौतिकता है ना, भौतिकता क्या हो चुकी है, भौतिकतावादी इच्छाएं इतनी हावी हो चुकी हैं कि जो मनुष्य है वो भौतिक इच्छाओं का क्या हो चुका है, भौतिक इच्छाओं का दास बन के रह गया है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति आज एक ही डायमेंशन में सोच सकता है। आज व्यक्ति क्या हो चुका है, एक ही डायमेंशंस में जा रहा है, ठीक है। वो कौन सी डायमेंशंस है, उपभोक्तावादी संस्कृति और भौतिक इच्छाएं। ये सब किसकी वजह से आई, ये सब पूंजीवाद के
आने के कारण हुआ है कि व्यक्ति आज भौतिक इच्छा, आज आप भी सोचिए, आप किसके पीछे पड़े हो? आज आप पूंजी के पीछे पड़े रहते हो, आप कुछ वस्तुओं को कमाने के पीछे पड़े रहते हो। आज आपने गाड़ी देख ली, आज आपने BMW देख लिया, है ना? तो ये सब क्या है? आप आज उपभोक्ता संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं लोग। तो ये सब पूंजीवाद का क्या है? पूंजीवाद का दुष्प्रभाव है, जिसको हर्बर्ट मार्क्यूजी ने बताया कि व्यक्ति वन डायमेंशनल हो चुका है। व्यक्ति की सोच जो है वो केवल भौतिकतावाद की सोच रह गई है और वह उपभोक्ता की संस्कृति बनकर रह गया है। जो व्यक्ति की सोचने की तार्किक क्षमता थी वो आज समाप्त हो चुकी है और व्यक्ति एक ही दिशा में सोच रहा है, वो क्या है? भौतिक इच्छाओं का दास बनकर, इसीलिए वह रह गया है। ठीक है। फिर हैबरमास कहता है कि व्यक्ति सोने के पिंजड़े में बंद होकर मुक्त आकाश होना चाहिए ना, मूल लिखा हुआ है यहाँ पे, मुक्त आकाश में उड़ने का आनंद भूल चुका है। वही कहने का मतलब है कि आज व्यक्ति मुक्त आनंद में उड़ने का, जो मुक्त आकाश में जो उड़ने का उसका आनंद था, है ना, वो इसीलिए भूल चुका है क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं का क्या हो चुका है? दास बन गया है। ठीक है। भौतिक इच्छाओं का दास बन गया है, पूंजीवाद का शिकार हो चुका है वह अब व्यक्ति एक ही डायमेंशंस में सोच रहा है ना। व्यक्ति क्या कर रहा है? एक ही डायमेंशंस में सोच रहा है, जिसकी वजह से क्या हो चुका है? वो जो उसकी सृजनात्मक क्षमता थी, जो कुछ करने की क्षमता थी उसकी, वो अब खो चुकी है। अब वो यही इसका से मतलब तात्पर्य निकल रहा है कि वो अब मुक्त आकाश में वो उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि वह भौतिक इच्छाओं का क्या बन चुका है? वह दास बन गया है और वह एक ही डायमेंशंस में सारी चीज़ों को सोच रहा है। ठीक है। हैबरमास की कुछ बुक्स हैं जैसे कि लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट। ये कहते हैं कि पूंजीवाद के आने के बाद वैधता का संकट उत्पन्न हो चुका है। फिर इनकी दूसरी बुक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। अगली इनकी बुक है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म। ठीक है। फिर इनकी एक अगली बुक है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये सारी बुक्स को आपको याद कर लेना है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं हैबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूजे और हैबरमास, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी कि जितने भी 9 मार्क्सवादी हैं सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि जब हम 9 मार्क्सवाद पढ़ेंगे अलग से तो वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से रिपीट कर लेंगे। क्लियर? फिर अगले थिंकर्स हमारे बहुसंस्कृतिवादी विचारक बिल किमलिका जी हैं। इनके अनुसार क्या होती है लिबर्टी, ये देखते हैं। लिबर्टी अकॉर्डिंग टू बिल किमलिका, इन्होंने स्वतंत्रता को, लिबर्टी को 3 प्रकार में बताया है। एक तो पहला इन्होंने बताया कि प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता होती है, यानी टेलियोलॉजिकल स्वतंत्रता होती है। दूसरी इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता जो होती है वो तटस्थ होती है, न्यूट्रल होती है। तीसरी जो इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता का एक उद्देश्य होता है, पर्पोजिव लिबर्टी होती है। अब समझते हैं प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता क्या है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता कितनी उपयोगी है, यानी प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता का हम अर्थ लगा सकते हैं उपयोगितावाद से। जो प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता है वो कैसी है? उपयोगितावाद पर आधारित, उपयोगितावाद पर आधारित। उपयोगितावाद पर आधारित है। ये कहते हैं कि विल किमलिका कहते हैं स्वतंत्रता तभी उपयोगी है, स्वतंत्रता का प्रयोजन, स्वतंत्रता का उद्देश्य तभी अच्छा है जब वह क्या हो? अधिक से अधिक उपयोगी हो। क्या हो? अधिक से अधिक उपयोगी हो। अगर स्वतंत्रता उपयोगी नहीं है, अगर स्वतंत्रता का उद्देश्य उपयोग में नहीं आ सकता है, अगर स्वतंत्रता उपयोगी नहीं है तो क्या होगा? वो स्वतंत्रता का कोई प्रयोजन, कोई उद्देश्य उसका नहीं है। ठीक है। यानी कि जो स्वतंत्रता है वो उपयोगी होनी ही चाहिए। अगर वो उपयोगी नहीं है तो स्वतंत्रता क्या है? बेकार है। फिर अब बेंथम जब आपने पढ़ा होगा कभी तो उसमें भी बेंथम ने भी उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, मिल ने भी उपयोगितावाद की चर्चाएं की है। तो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे उपयोगितावाद पढ़ेंगे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख क्या होता है। फिर बिल किमलिका कहते हैं कि तटस्थ स्वतंत्रता क्या होती है? न्यूट्रल लिबर्टी। ये कहता है कि आपको उतनी ही स्वतंत्रता मिलेगी जितना आप दूसरों को देना चाहते हो। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, है ना। आप सोच रहे हो कि मुझे ज़्यादा मिल जाए और दूसरे को कम मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको जितनी स्वतंत्रता उतनी ही मिलेगी जितना आप दूसरे को देना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप दूसरे को कम देना चाहेंगे स्वतंत्रता तो आपको भी स्वतंत्रता कम ही मिलेगी।
ठीक है, यानी कि न्यूट्रल होगी इसमें स्वतंत्रता, यानी आप जितना दूसरों को दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिबर्टी। तीसरा इन्होंने स्वतंत्रता, उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता बताया कि स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है। इन्होंने बताया बिल किमलिका ने कि स्वतंत्रता हमारे उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा कर सकती है। अगर यह हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती तो यह स्वतंत्रता हमारे काम की नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह कितनी हमारे लिए उपयोगी है, कितना इसका उद्देश्य है ना। ये अगर ये चीज़ें, अगर स्वतंत्रता हमारे लिए उद्देश्यपूर्ण नहीं है, अगर ये हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती तो ये स्वतंत्रता कैसी है, ये स्वतंत्रता फिर बेकार है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्रता हमारे उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा कर पा रही है। तो ये बिल किमलिका के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि लिबर्टी क्या होती है। ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, या फिर इसके पहले वाले पेपर में आया हुआ है कि बिल किमलिका ने स्वतंत्रता के ऊपर क्या बोला है। तो इन्होंने 3 प्रकार की बताई है। पहला, प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता। दूसरा, तटस्थ या न्यूट्रल लिबर्टी। तीसरा, परपोजिव या उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे चैनल का नाम है द पॉलिटिकल फिलोसफर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि जो भी और दोस्त ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो हमारे जैसे कि जो सिटी में नहीं आ सकते, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते फीस देने के लिए, मैंने उनके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि अब उनको कहीं किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अब वो क्या कर सकते हैं, अगर वो सीखना चाहें तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्जेस नहीं है, वो आप आसानी से फ्री में सीख सकते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है, पर आपको सीखने के लिए तो वीडियो बड़ी हो या छोटी हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। कहते नहीं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर नेट की जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो अब हम बिना समय गंवाए, अपना समय वेस्ट किए हुए, अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम एक बार ध्यान में देखते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि परीक्षा के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल दे सकती हैं। कि क्योंकि देखिए ये पॉइंट्स पॉइंट्स तो हैं, ठीक है, पर ये पॉइंट्स की समझ आपको तभी बढ़ेगी जब आप जैसे हेयक जैसे विचारकों को पढ़ेंगे, नवोदारवाद को पढ़ेंगे, जब आप रॉबर्ट नॉजिक को पढ़ेंगे, है ना, जब आप अमर्त्य सेन को पढ़ेंगे, जब आप आंग सांग सूकी को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ लें। अभी तो आपने इन सबको पढ़ा नहीं, पर जरूरी है कि आप अभी एक बार आप इसको मेमोराइज कर लें, एक बार रिविजन कर लें, तो ये चीज़ें क्या रहेंगी, आपके दिमाग में बनी रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। जैसे सीवी मैकफर्सन ने सृजनात्मक स्वतंत्रता का विचार दिया, क्रिएटिव फ्रीडम। ठीक है, दूसरा, कांट कहते हैं संकल्प की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तीसरा, हेग हेग कहते हैं विकल्पों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हेग पहली बात ये समझना, हेग कैसे विचारक है, तो हेग जो है नव उदारवादी विचारक है, स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक है ना। तो इनका मत है कि विकल्प हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर विकल्प की स्वतंत्रता नहीं है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास आज़ादी नहीं है। विकल्प चयन होना चाहिए, विकल्प चयन होना चाहिए। ठीक है, विकल्प चयन की आज़ादी शक्तिशाली बनाती है, यह शक्ति रूपी क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, यह शक्ति रूपी स्वतंत्रता है। दूसरा, फिर नॉजिक कहता है कि सॉरी फिर हाँ रॉबर्ट नॉजिक क्या बोलता है, रॉबर्ट नॉजिक कहता है कि आत्म स्वामित्व का स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी आत्म स्वामित्व का मतलब क्या है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट पेज लेके, आत्म स्वामित्व क्या, नॉजिक का आत्म स्वामित्व। हालांकि जब नॉजिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ लेंगे। नॉजिक का आत्म स्वामित्व का सिद्धांत, ये भी हमने आज ही क्लास में पढ़ा हुआ है, बच्चों को मैंने यह समाज पढ़ाया है। ठीक है, यह इसी को आत्म स्वामित्व के सिद्धांत को हकदारी का सिद्धांत भी कहते हैं, हकदारी का सिद्धांत या पात्रता का सिद्धांत, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक शब्दों में
एंटाइटलमेंट थ्योरी, एंटाइटलमेंट थ्योरी। अब नॉजिक का हम देखिए, सॉरी पेन यहाँ पे नहीं, दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत क्या होता है? सेकंड में थोड़ी बुरा आत्म स्वामित्व का सिद्धांत क्या है? आत्म स्वामित्व का सिद्धांत जो है, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत, नॉजिक कहता है कि व्यक्ति ने जो कुछ भी अर्जित किया है, व्यक्ति ने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी कमाया है वह उसने अपनी क्षमता से कमाया हुआ है, ठीक है। उसने अपनी किससे कमाया हुआ है? क्षमता से कमाया हुआ है। तो इस पर राज्य कोई भी ना तो टैक्स लगा सकता है और ना ही राज्य क्या कर सकता है, इसको वापस ले सकता है व्यक्ति से, ठीक है। इसी को व्यक्ति का आत्म स्वामित्व का सिद्धांत बोला जाता है नॉजिक का। यानी कि व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी क्षमता से किया है, इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है, राज्य का कोई भी योगदान, कोई योगदान नहीं है, राज्य का कोई योगदान नहीं है। जब राज्य का कोई योगदान नहीं है तो राज्य को व्यक्ति टैक्स क्यों देगा? तो टैक्स भी नहीं देगा राज्य को, ठीक है, तो टैक्स भी नहीं देगा। तो लॉजिक कहता है कि व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब अपनी क्षमता से हासिल किया है, और जो कुछ भी हासिल कर लिया है वो उस पर उसका क्या हो जाता है, उसका उस पर अधिकार हो जाता है, उस पर उसका स्वामित्व हो जाता है ना, उस पर उसकी हकदारी बन जाती है, ठीक है। जैसे कि लॉजिक मान लीजिए कहता है कि ये क्या है, ये एक राज्य है, इस राज्य में व्यक्ति ने इतने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, उसने इतने क्षेत्र में गया, उसने अपना यहाँ पर टेंट लगा दिया इतनी दूर में और बोला, फिर ये क्या हो गई, उस पर उसने कृषि करना शुरू कर दिया, बहुत तमाम चीज़ें फैक्ट्रियाँ लगा दी। तो ये अब किसका क्षेत्र हो गया? ये उस व्यक्ति का क्षेत्र हो गया, उस व्यक्ति ने अपनी क्षमता से क्या किया है, इसको अर्जित किया है। तो इसमें राज्य का कोई वो नहीं है। अब इसका वो क्या हो गया है, अब इसका मालिक बन गया है व्यक्ति, ठीक है। तो इसी को अब इसका वो हकदार बन गया है। यही सब क्या कहलाता है, यही आत्म स्वामित्व का सिद्धांत कहलाता है नॉजिक का। तो नॉजिक कहता है जो चीज़ें व्यक्ति ने अपनी क्षमता से हासिल कर ली है, जिसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है, तो उसमें व्यक्ति का, जब राज्य का कोई योगदान नहीं है तो व्यक्ति उसमें टैक्स क्यों देगा राज्य को, ठीक है। जब व्यक्ति ने अपनी क्षमता से जो चीज़ें हासिल कर ली है वो चीज़ें व्यक्ति उन चीज़ों पर व्यक्ति का अपना स्वामित्व बन जाता है, उसका अपना अधिकार बन जाता है, उसका अपना इंटाइटलमेंट बन जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन ने क्षमता की स्वतंत्रता पर बल दिया है। अमर्त्य सेन ने क्षमता की स्वतंत्रता पर बल दिया है। अमर्त्य सेन का मानना था कि व्यक्ति की क्षमताएं जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है। फिर आंग सांग सूकी कहते हैं कि भय से स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनकी एक बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। आंग सांग सूकी का जो बुक है वो फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये भय से स्वतंत्रता की बात करते हैं। फिर कार्ल मार्क्स ऐसे और नव मार्क्सवादी विचार जो हैं वो अलगाव से स्वतंत्रता की बात करते हैं, अलगाव से मुक्ति की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स एंड न्यू मार्क्सिस्ट लिबरल लिबरेशन फ्रॉम एलिएशन, एलिनेशन, ठीक है, अलाइनेशन, सॉरी। फिर अगले थिंकर्स आते हैं हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट। ये कहते हैं प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता में क्या होता है, अंतर है। प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता में अंतर है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, पूछेगा कि प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता में अंतर किसने किया, तो हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने किया है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करना है, इसको एज इट इज़ याद कर लेना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स को आपको याद कर लेना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। जैसे कि बुक्स है हमारी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी है, नेल्सन मंडेला की है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। दूसरी है फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सांग सूकी की, सॉरी एक बार में, ठीक है। चलिए फिर अगली है हमारी, अगली जो बुक है वो है, अगली जो बुक्स है वो हमारी फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसकी है, एरिक फ्रॉम की। एरिक फ्रॉम नौ मार्क्सवादी विचारक हैं। और अगला जो बुक है हमारा
एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ये भी एरिक फ्रॉम की है। एरिक फ्रॉम नौ मार्क्सवादी हैं, अगेन दोबारा हम देख लेंगे। फिर डेवलपमेंट एज फ्रीडम, हमने अमर्त्य सेन को पढ़ा था, तो वहाँ पे इनकी पुस्तकों को पढ़ा था हमने, आपको सीक्वेंस में बोला था याद कर लेना, उसको आप याद कर लेना जाके। फिर कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये मिल्टन फ्रीडमैन की बुक है। फिर एसे ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल की बुक है, लिबर्टी पर लिखी गई पुस्तक है। जे.एस. मिल जो है लिबर्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, है ना, सबसे बड़े सपोर्टर हैं लिबर्टी के। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये हेयक की बुक है। हेयक जो है नौ उदारवादी विचारक हैं, हेयक, नॉजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, ऐसे विचारक नौ उदारवादी विचारक हैं, ठीक है। फिर लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये भी हेयक की विचारक, हेयक की बुक है। हेयक नौ उदारवादी हैं, स्वेच्छा तंत्रवादी हैं। फिर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये आइजिया बर्लिन की बुक है, ठीक है, ये भी नौ उदारवादी हैं। ये भी कैसे विचारक हैं, नौ उदारवादी हैं, या फिर स्वेच्छा तंत्रवादी हैं, या आप कह सकते हैं लिबर्टेरियन हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि बर्लिन ने लिबर्टी को दो पार्ट में बांटा है अपनी पुस्तक, एक बोला सकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ये डिवाइड किया है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, दो, पहला कौन, सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। ऐसा किसने डिवाइड किया है, आइजिया बर्लिन ने, इनकी बुक का नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है द पॉलिटिकल फिलोसफर, है ना, बाय बीके विपिन पांडे, ठीक है। थैंक यू।